हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू किए हुए हैं। ठीक है। 12th बायोलॉजी भी जोरों शोरों से चल रही है। अगर आपको कोई भाई बहन होगा तो जरूर से हमारे वीडियोज उन तक पहुंचाना। सही है। 11th केमिस्ट्री की बात करें बच्चों तो काफी सारे लेसन्स राहुल सर ने आप लोगों को लिए थे। ठीक है। और भी कुछ लेसन्स वो लेंगे और बच्चों कुछ लेसन्स आपको मैं भी पढ़ा रहा हूं बिकॉज आई एम ऑल्सो केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर से एक नया लेसन स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है बच्चों आपका केमिकल बॉन्डिंग। एक लेक्चर इसके ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है जहां पे मैंने आप लोग को आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड आखिरकार बनते कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में। सही बात है। ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर से इस लेक्चर को देखना। ठीक है। उस लेक्चर को जाकर देखना, चीजें समझना और उसके बाद बच्चों आना आपके लेक्चर नंबर 2 पे। सही बात है। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग क्या समझेंगे? आज हम लोग सॉलिड आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल समझेंगे। उसके बाद लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी सॉलिड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है दैट इज नथिंग बट लैटिस एंथैल्पी, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सही है। चार्ज क्या होते हैं, कैसे कैसे हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। सही है। ठीक है। बच्चों बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से करेंगे। ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट होता है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, क्योंकि बायोलॉजी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। सही है। तो अगर कोई भी डाउट होता है इन दोनों सब्जेक्ट्स में तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे। ये ऊपर वाली आईडी मेरी है और ये नीचे वाली इंस्टाग्राम की आईडी हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स की है, तो इसे भी आकर फॉलो आप कर सकते हैं। सही है। इस पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं कि कौन सा वीडियो कब आएगा, कौन से नई नई चीजें हम लोग करने वाले हैं, तो बहुत सारे अपडेट्स आपको हमारे इस इंस्टाग्राम के हैंडल पर मिलते हैं, तो वहां पर आके हमें फॉलो जरूर से करिएगा। चलेगा। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। चलो आ जाओ बातें करना शुरू करते हैं। आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है जो हमें समझना है दैट इज नथिंग बट अवर आयोनिक सॉलिड, कि आखिरकार आयोनिक सॉलिड क्या होता है। अब देखो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी दैट इज नथिंग बट आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड बच्चों उसे कहते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो और उन एलिमेंट्स में एक कटायन हो सकता है और एक अनायन हो सकता है। जैसा फॉर एन एग्जांपल मैंने बनाया बच्चों यहाँ पे NaCl। नाउ NaCl के अंदर ये जो आपका Na है, Na ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दान दे देता है। समझ रहे हो? तभी तो बॉन्ड फॉर्म होता है इनके बीच में। तो आपका ये जो Na है यानी आपका सोडियम है, इसके ऊपर हमेशा +1 चार्ज रहता है बिकॉज इट इज गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये बात हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में की हुई है। तो इट इज गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन, दैट्स व्हाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है ना। मैंने ये भी चीज आपको समझाई थी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लगता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी तो लग सकता था। इसीलिए लगता है बच्चों क्योंकि प्रोटॉन जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रिकली वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो +1 चार्ज इसके ऊपर। और ये क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नहीं सोचता। मैंने आपको बताया था ना कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। अब इसकी वैलेंसी क्या है? 1, क्योंकि आपका क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना कि 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में ना हमेशा एनर्जी खर्च होती है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब आदान प्रदान होगा, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा तो उस टाइम पे ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। एटम्स नहीं चाहते कि भैया हमारी एनर्जी खर्च हो, हम अपनी एनर्जी बचा के रखें। सही बात है ना। हर कोई यही चाहता है ना, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी ज्यादा एनर्जी खर्च ना हो, भाई हम भी आराम से रहें, ठंडा पाए। समझ रहे हो? ठीक है। तो वही सीन इनके साथ भी। तो क्लोरीन क्या करता है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अब अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया दैट्स वाई एक नेगेटिव चार्ज, तो +1 -1। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा है, इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा है। अब अगर आप देखो तो एक मॉलिक्यूल कटायन है, दिस पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल आर नथिंग बट कटायंस एंड दिस नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट
अनायंस, सही है। तो अगर कटायंस और अनायंस एक साथ आ जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक इसको दे दे और ये दोनों एक साथ आ जाए, तो बच्चों ये कंपाउंड स्टेबल हो जाता है ना, बिकॉज ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है और ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। नाउ दिस कंपाउंड बिकम स्टेबल और ये आपका बन जाता है सोडियम क्लोराइड एज अ स्टेबल कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड एज अ स्टेबल कंपाउंड। सही बात है, बात समझ में। अब हमको समझना है कि आखिरकार आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। अब देखो, आयोनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब एक चीज तो आपके दिमाग में आया होगा कि भैया ऐसे कंपाउंड जरूर से रहेंगे जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज आयोनिक। पर अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जितने भी आयोनिक सॉलिड्स है ना, जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं, ये सॉलिड स्टेट में होने चाहिए। किस स्टेट में होने चाहिए बच्चों? सॉलिड स्टेट में होनी चाहिए। देखो नॉर्मली जो रिएक्शंस होती है वो ज्यादातर गैसियस स्टेट में होती है। जब गैस स्टेट में आप कंबाइन करते हो तभी वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना ज्यादा सही समझते हैं, तो ज्यादा रिएक्शन आपकी हमेशा गैस स्टेट में होती है। पर आप गैस स्टेट में कंपाउंड को बनाने के बाद उसे वापस किस में कन्वर्ट करोगे? सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, एंड दैट सॉलिड इज नोन एज आयोनिक सॉलिड। जैसे NaCl, NaCl भी सॉलिड है ना, आपके घर में पड़ा है ना नमक, जो आप लोग नमक खाते हो, दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज NaCl। सही है, तो वो भी क्या है आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल्स फॉर्म में रहता है। सही बात है, ठीक है। तो बच्चों अभी चलो, अभी हम लोग NaCl का एग्जांपल नहीं लेंगे, इसको मिटाता हूं मैं। ये समझ में आ गया ना क्या होता है आयोनिक कंपाउंड? ये समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब मैंने आपको बताया कि द सॉलिड विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम किससे बने हैं? कटायन एंड अनायन, कटायन एंड अनायंस are called as ionic solid। सही है, क्या बोला मैंने? ऐसे सॉलिड्स बच्चों, चेंज द कलर, ऐसे सॉलिड्स जो कि किससे बने हैं? विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम कटायंस एंड अनायंस। कटायंस आर द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एंड अनायंस आर द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव से कोई भी आपका सॉलिड फॉर्म हुआ है, दैट सॉलिड इज कंसिडर एज आयोनिक सॉलिड। ऐसे सॉलिड को आप क्या कहोगे बच्चों? आयोनिक सॉलिड कहोगे। सही बात है, ठीक है। अब इनको हम लोग एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं, इनको हम लोग लिखते हैं बच्चों MX एज अ जनरल फॉर्म। यहां पर जो आपका M है ये डिनोट कर रहा है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या फिर आप कह सकते हो कटायन को कह सकते हो, ठीक है। और M से क्या होता है? M से आप मेटल भी इमेजिन कर सकते हो, M से मेटल इमेजिन कर लो। एंड मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करते हैं। जितने भी आप मेटल्स जानते हो आज के समय में, वो सारे के सारे क्या करते हैं? वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट ही करते हैं। तो मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। सही है। और हमने जो MX लिया जिसमें M हमारा क्या है? वो भी क्या है बच्चों? कटायन ही है। और इसमें X इज द अनायन। जैसे आपके हैलोजेंस हो गए, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, समझ लो, दीज आर द हैलोजेंस जो कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। सही बात है। तो ये बच्चों मैंने एक जनरल फॉर्म बनाई है किसकी? आयोनिक सॉलिड्स की। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉरी गैस लिख दिया मैंने वहां पे। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तब आप क्या कह सकते हो कि हाँ भाई हाँ, ये क्या है आपका? आयोनिक सॉलिड है। अब इस आयोनिक सॉलिड को हम बनाएंगे कैसे? हाउ विल यू प्रिपेयर दिस सॉलिड? कैसे बनाओगे? आ जाओ एक नया पेज लेते और समझते हैं। आई हैव टू मेक आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड क्या? MX इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। MX इन सॉलिड फॉर्म कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप लोगे मेटल, यानी आप लोगे अपना कटायन, ठीक है। मैं मेटल नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट कटायन। फर्स्ट आप क्या लोगे बच्चों? कटायन लोगे, यानी आपका M। अभी ये कटायन है नहीं। जब आपका कटायन कुछ, अगर आपके कटायन को स्टेबल बनना है, ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, तो वो हमेशा क्या करता है? वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। वो हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो आप ऐसे एरो डालोगे और यहां पे आप डालोगे M, और इस M ने कुछ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया, ठीक है। कुछ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? इसने रिलीज कर दिया। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है आपके मेटल के ऊपर। जैसे मान लो आपका सोडियम है,
तो सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो +1 चार्ज आता है, सही है। मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है +2 चार्ज आता है, समझ लो। एल्यूमिनियम है दो इलेक्ट्रॉन AlCl3 बनता है कभी कभी, +3 चार्ज भी होता है। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो +3 चार्ज, समझ में आ रही बात। तो मान लो ये मैंने जनरल फॉर्म में लिखा, दीज आर द ऑल जनरल फॉर्म, सही है। ये सारे क्या है बच्चों, जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म में आपका कोई भी एक मेटल है, मेटल क्या कर रहा है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस n कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये n इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, जिसके वजह से ये क्या हो पा रहा है, ऑक्टेट रूल में फिट हो पा रहा है। अब जब ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा है, इसके ऊपर लगेगा n पॉजिटिव चार्ज। जस्ट अ सेकेंड, इसके ऊपर लगेगा n पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। आई होप आप लोगों को पहला स्टेप समझ में आ गया, समझ में आई बात, ठीक है। इस स्टेप को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सही है ना। जस्ट अ सेकेंड, नहीं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई एम सो सॉरी। दिस स्टेप इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कंफ्यूज था इसीलिए देखना पड़ा बच्चा, क्या करें। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों कहते हैं बताता हूं, क्यों कहते हैं बताता हूं, सुनो सुनो। आयोनाइजेशन मतलब क्या, जहां पे आयंस फॉर्म हो। आयोनाइजेशन इस प्रोसेस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन, फॉर्मेशन ऑफ आयन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपके कंपाउंड को, आपके जो भी आपका मेटल था उसको हम लोग ने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दिया, मान लो उसको मैंने सनलाइट के अंदर रखा, मान लो मैंने उसको यूवी लाइट के अंदर रखा, कुछ भी कंडीशन हो सकती है यहाँ पे XYZ, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू किया। तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते ही यहाँ पे आयंस फॉर्म हुए, दिस आर द पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी निकले। तो जहां पर भी आपकी आयोनाइजेशन हो रही है, और आयोनाइजेशन करने के लिए जो हीट आप दे रहे हो, जो टेम्परेचर आप दे रहे हो, दैट हीट इज नथिंग बट एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी इज नथिंग बट योर हीट, सही है। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितनी हीट रिक्वायर्ड है, हीट की जगह आप एनर्जी लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। एंथैल्पी इज नथिंग बट योर एनर्जी। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने की, दैट एनर्जी, दैट स्टेप इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ गई बात, पहला स्टेप हमारा डन है, दिस इज स्टेप नंबर 1 विच इज अवर डन। नेक्स्ट स्टेप, अब हम बात करेंगे अनायंस की, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अनायंस की। अनायन क्या है हमारा, X, यहां पे मैंने ले लिया X। अब इस X के अंदर भी हम लोगों ने कुछ एनर्जी डाली होगी, जिसके वजह से क्या हुआ, इस X ने, नहीं अभी नहीं, एक सेकेंड, अब ये X क्या करेगा, X इज अ इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। जो X है बच्चों, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको क्या चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मुझे ये इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। मान लो बच्चों मैंने इसको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। सपोज दैट आई हैव गिवन इट अ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया। तो आफ्टर द रिएक्शन ये क्या होगा, ये होगा बच्चों आपका x n माइनस। अब यहां पर जो चार्ज लगा है वो n माइनस, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन ये ऐड करेगा खुद के अंदर, उतना ही इसके ऊपर क्या लगेगा, माइनस चार्ज लगेगा, ठीक है। उतना इसके ऊपर क्या लगेगा बच्चों, माइनस चार्ज लगेगा। दिस स्टेप इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आई बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या, बिकॉज इट हैज टेकन एन इलेक्ट्रॉन, इसने लिया है इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज अ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को लेने में जो एनर्जी लग रही है, जो हीट लग रही है, दैट इज नथिंग बट एवर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ गई बात है, समझ में आ गई। आई होप इतनी चीजें आप लोग के लिए क्लियर हुई होंगी, जो भी मैं आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये मिटा रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता है। अगला स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, ये जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म हुआ है ना, ये आप कंबाइन करोगे। तो एक आपका बना पॉजिटिव n+, सही है, एक आपका बना नेगेटिव n-। ये क्या है, दिस इज योर कैटायन, दिस इज योर अनायन, और यही कैटायन और अनायन
मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों आपका कंपाउंड, दैट इज M। बात समझ में आई। अब एक बात ध्यान करने वाली है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आयोनिक सॉलिड। अभी तक जितना भी हम लोग ने कंपाउंड लिया सब कुछ गैसेस में लिया, क्योंकि ये भी हमारा गैस में है, ये भी हमारा गैस में है, ये भी आपका गैस में है, और ये भी आपका गैस में है। सही बात है। अब ये दोनों तो गैस में ही है ना, मतलब ये भी आपका गैसेस में है एंड ये भी आपका गैसेस में है, क्योंकि रिएक्शन तो गैसेस की होने वाली है ना। तो जब आपका गैस और गैस रिएक्ट होंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है ना, आप देखो इसमें मैंने माइनस प्लस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जितना N चार्ज यहाँ पे है उतना ही माइनस चार्ज यहाँ पे, तो नेगेटिव पॉजिटिव आप काट भी सकते हो, चलेगा। लिखना भी है, अगर आप बड़ा चार्ज है तो आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे अगर अलग है चार्ज तो आप लिख सकते हो, आगे बताऊंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ना बच्चों, दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म। अब आप क्या करोगे, अब आप अपना स्टेप नंबर 3 परफॉर्म करोगे, ठीक है। नाउ यू विल परफॉर्म योर स्टेप नंबर 3। ये एक्चुअल में स्टेप नंबर 3 नहीं था, अब आप परफॉर्म करोगे स्टेप नंबर 3, जहां से आपने अपने गैसियस फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, आपने गैसियस फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया। दिस स्टेप इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, समझ में आई बात। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये हो गया बच्चों आपका सॉलिड प्रोडक्ट, और इसी सॉलिड को हम लोग क्या कहेंगे, आयोनिक सॉलिड। दिस सॉलिड इज नोन एज आयोनिक सॉलिड। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया, इसको मिटाता हूं मैं, एक और एग्जांपल आपको देता हूं। चलो अब हम लोग बात करेंगे NaCl की, आयोनिक सॉलिड में ही विल टॉक अबाउट Na, यानी आपका सोडियम क्लोराइड। ओके, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग ने लिया आपका Na, आई हैव टेकन Na। Na आपका किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। सबसे पहले इसको गैसियस फॉर्म में लिया। ये क्या करेगा बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। सबसे पहला स्टेप आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आपका Na क्या करेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। वह एक ही इलेक्ट्रॉन इसने क्यों दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर आप Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो ये होता है 2, 8 और 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, सही है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जो इसका, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमेशा अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये हमेशा इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन इसका डोनेट हो गया, बचा हुआ ये 8 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। सही बात है, ठीक है। तो हमेशा ये क्या करता है बच्चों, आपका जो Na है, जो आपका सोडियम है, इट विल ऑलवेज डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। हमेशा ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए +1 चार्ज आ गया। 1 को हम लोग दिखाते नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट प्लस चार्ज लिखा है। दिस स्टेप इज नोन एज, इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, क्लोरीन लो, Cl, ठीक है। क्लोरीन भी आपका गैसियस फॉर्म में ही है, एक ही मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन लिया मैंने। अब आपका क्लोरीन क्या करेगा, अच्छा ये नहीं, क्लोरीन आपका क्या करेगा, क्लोरीन के पास होते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, कन्फिग्रेशन क्या है, 2, 8, गलत कहाँ लिख रहे हैं भाई, 2, 8 और 7, ये है क्लोरीन का, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है ना, ठीक है। तो 17 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब 287। अगर आप देखो तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड ये क्या बन जाता है बच्चों, Cl- बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, ये Cl- फॉर्म। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये है आपका Na+, ये आपका Cl-, दोनों ही गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप क्या है जो मैंने, अच्छा इस स्टेप को कहते क्या है, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। यह है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप, आपने लिया आपका सोडियम पॉजिटिव चार्ज गैसियस फॉर्म, बिल्कुल सही।
फिर आपने लिया अपना Cl नेगेटिव फॉर्म गैशियस स्टेट, बिल्कुल सही। जब आपने इन दोनों का रिएक्शन किया तो आपको Na+Cl- पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज बॉन्ड बनाएंगे, तो NaCl बना। बट ये किस फॉर्म में था बच्चों? गैशियस फॉर्म में था। किस फॉर्म में है ये? प्रेजेंट है आपकी गैशियस फॉर्म में। होगा क्या? इट विल कन्वर्ट इन अ सॉलिड फॉर्म। हाउ? थर्ड स्टेप आपका क्या है? दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। लास्ट स्टेप होगा आपका क्रिस्टलाइजेशन। इस क्रिस्टलाइजेशन स्टेप की वजह से आपके सॉलिड गैसेस के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। सब्लिमेशन डायरेक्ट करते हैं हम लोग, तो इसके क्या होते हैं बच्चों? डायरेक्ट आपके क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। तो आपका गैस डायरेक्ट कन्वर्ट होगा आपके सॉलिड के अंदर। समझ में आ गया? ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। अब आ जाओ बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अपना अगला टॉपिक है बच्चों लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी क्या है? लैटिस एंथैल्पी बच्चों, जनरली एंथैल्पी का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, और यहां पे लैटिस का मतलब है सॉलिड। ठीक है, यहां पे लैटिस का मतलब क्या है? सॉलिड। एक्चुअल में अगर आपके पास मान लो, ठीक है, अगर मान लो बच्चों आपके पास एक सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड प्रेजेंट है, और आपको उस आयोनिक सॉलिड को वापस कन्वर्ट करना है गैस में, ठीक है, वापस कन्वर्ट करना है गैस में, तो आपको उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना पड़ेगा, आपको उस मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा। सही है, उस मॉलिक्यूल को वापस ब्रेक करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना। सो दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। वही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लैटिस एंथैल्पी। समझ में आई बात? अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन है बच्चों, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड कंपाउंड इनटू गैशियस, अच्छा इन लिखा ना खाली में, इनटू गैशियस कंपाउंड इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। अब मैं समझाता हूं, रुको। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव अ NaCl, ठीक है, और आपके पास बच्चों NaCl का सॉलिड फॉर्म है। तो अगर मेरे पास 1 मोल NaCl है, 1 मोल समझते हो? 1 मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर, सही है ना? तो बच्चों अगर मान लो मेरे पास 1 मोल NaCl है, अगर मुझे 1 मोल NaCl को तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर? NaCl गैसेस के अंदर। ठीक है, NaCl गैसेस के अंदर, तो भैया मुझे कुछ तो एनर्जी लगेगी ना। अगर मुझे 1 मोल NaCl को तोड़ना है सॉलिड वाले, और उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? गैशियस के अंदर, मतलब सॉलिड प्रोडक्ट को कन्वर्ट करोगे आप गैशियस प्रोडक्ट में। ठीक है, सॉलिड प्रोडक्ट को कन्वर्ट करोगे आप गैशियस प्रोडक्ट में। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच यू हैव रिक्वायर्ड, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी, या फिर आप कह सकते हो लैटिस एनर्जी। ठीक है, सो इस एनर्जी को ही आप क्या कहते हो बच्चों? लैटिस एंथैल्पी। सही है, और ये वर्ड याद रखना है बच्चों, 1 मोल। ये 1 मोल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सही है, तो अगर आपको सिर्फ 1 मोल अमाउंट सॉलिड है, उसको तोड़कर आपको गैसेस बनाना है, सो उस एनर्जी को आप क्या कहोगे बच्चों? लैटिस एंथैल्पी, और यू कैन से लैटिस एनर्जी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो इतनी बातें अपने बुक में जरूर से नोट डाउन करेंगे, इतनी बातें अपने बुक में जरूर से नोट डाउन करेंगे, उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। कर दिया? कर दिया, चलो ठीक। अब आगे बढ़ते, आगे मुझे बताना है बच्चों लैटिस एंथैल्पी के बारे में आप लोग को। ठीक है, चलो तो बात करते हैं बच्चों एक फॉर्मूले की। अब लैटिस एंथैल्पी में हम लोग सबसे पहले एक फॉर्मूला बनाएंगे, और उस फॉर्मूले से हम लोग कुछ चीजें आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है समझ में आ गई? अब ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर इफ सेम आयन इज प्रेजेंट, सेम आयन नहीं, सेम अनायन इज प्रेजेंट, अगर आपके कंपाउंड में जब आप कंपैरिजन करोगे ना लैटिस एंथैल्पी का, तो अगर सेम अनायन प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन में आपके लैटिस एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपके लैटिस एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा?
आपका लैटिस एंथैल्पी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू दी चार्ज ऑफ ए कटायन, जो आपके कटायन का चार्ज होगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जिसमें जिसमें चार्ज ज्यादा होगा, जिस जिस कंपाउंड में चार्ज आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। सही बात है, ठीक है, उसके अंदर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, और जिसके अंदर चार्ज कम होगा उसके अंदर लैटिस एंथैल्पी भी क्या होगी बच्चों, कम होगी। कब इस कंडीशन को हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब अनायन सेम होगा। व्हाट इज अनायन, मतलब बच्चों जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है ना, दैट इज नथिंग बट अवर अनायन ना। तो जब आपका अनायन सेम होगा, जब आपका अनायन सेम होगा, उसी कंडीशन में आप ये चीज लगा सकते हो, उसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को अप्लाई कर सकते हो। तो उस कंडीशन में आपका जो लैटिस एंथैल्पी है विल ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द कटायन, टू द चार्ज ऑफ द कटायन, मतलब कटायन का कितना चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, जितना कम चार्ज उतना कम एंथैल्पी। जब मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक और चीज, इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो अनायन का कंसेप्ट नहीं है और आपके एटम का साइज बढ़ते जा रहा है, जैसे मान लो H है, मान लो Na है, ठीक है, अब दोनों के पास ही पॉजिटिव चार्ज लगता है, हाइड्रोजन पे भी एक पॉजिटिव, वैसे हाइड्रोजन पे कोई चार्ज कहते हैं, ठीक है, चलो मान लो कि मान लो बच्चों इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, H+ है और आपका Na+ है। इस कंडीशन पे अब मान लो यहाँ पे HCl है, Na भी Cl है, अब देखो आपका अनायन सेम है, आपका अनायन सेम हो गया, ठीक है, आपका H और Na अलग अलग है। मैंने क्या बोला, टू द चार्ज ऑफ द कटायन, मतलब आपका लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द चार्ज ऑफ द कटायन, पर यहाँ पे चार्ज भी सेम हो गया ना, दोनों के ऊपर +1 चार्ज है। तो इस कंडीशन में आप आओगे यहाँ पे, इस कंडीशन में आप किस पे डिपेंड करोगे, साइज ऑफ द एटम। जिसका साइज ज्यादा होगा उसका एंथैल्पी कम होगा। व्हाई, बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे होता है ना कि जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। इसी तरीके से अगर साइज इंक्रीज होगा तो आपका लैटिस एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब इसका एंथैल्पी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके भी और एग्जांपल अभी हम लोग लेंगे, पर ये फॉर्मूला आप जरूर से अपनी बुक में नोट डाउन करें, ये फॉर्मूला आप अपने बुक में जरूर से नोट डाउन करें बच्चों। क्या फॉर्मूला है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर आपके अनायंस सेम है तो आपका लैटिस एंथैल्पी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों चार्जेस को, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज ऑफ द कटायन को। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल लेते हैं। चलो ये स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हटा था मैं, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलो जैसे मान लो आई हैव अ कंपाउंड, इसके पहले एक बेसिक सिखाता हूं मैं तुम लोगों को, एक चीज मैं तुम लोगों को सिखाता हूं उसके पहले एग्जाम्पल लेने से पहले। जैसे मान लो AlCl3 है, एक एग्जाम्पल है मेरे पास AlCl3। अब इस Cl, यहां पे 3 Cl क्यों है, यहां पे 3 Cl क्यों है, बिकॉज इस एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो एक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 7 ये होता है ना इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक Cl ने लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl ने लिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे Cl ने लिया। मतलब इस एल्यूमिनियम ने 3 जो इलेक्ट्रॉन है उसे रिलीज किया है ना, तभी तो 3 Cl आ पा रहे हैं, तभी तो 3 Cl आ पा रहे हैं। NaCl3 क्यों नहीं हो सकता, NaCl3 का भी कंपाउंड का नाम सुना है, नहीं सुना होगा ना, बिकॉज Na आपका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए सिर्फ एक ही Cl चाहिए, तो इसीलिए वहां पे NaCl ही होता है, NaCl3 जैसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। पर अगर मैं AlCl3 की बात करूं बच्चों, AlCl3 एग्जिस्ट करता है आराम से, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, हर क्लोरीन ने एक एक मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया होगा, किससे, एल्यूमिनियम से। तो इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसका मतलब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा। सही बात है, इसके ऊपर हमेशा क्या चार्ज आएगा, +3 चार्ज आएगा। तो आपको ये चीज हमेशा पता होनी चाहिए, ये चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि जितने नेगेटिव चार्ज के कंपाउंड है उतना ही चार्ज आपके पॉजिटिव चार्ज पे होना चाहिए। जितने नेगेटिव वाले कंपाउंड है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कंपाउंड है, उतना ही चार्ज आपके AlCl3 पे, सॉरी आपके पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड पे होना चाहिए। समझ में आई बात, क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया होगा तभी तो यहाँ पे 3 चार्ज आया,
समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपका जो एल्यूमिनियम है, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, सपोज दैट दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का क्या होता है 2 8 7, मतलब क्लोरीन कैन टेक ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले लिया होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे क्लोरीन ने लिया होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन किसी तीसरे क्लोरीन ने लिया होगा, तभी तो 3 क्लोरीन है। और अगर यहां पर 3 क्लोरीन है, इसका मतलब क्या है कि आपके एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, रिलीज किया है। तो इसका मतलब आपके एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज रहेगा, +3 चार्ज। ये मेरे को आपको बताना था, अगर आप किसी को नहीं पता होगा तो समझ गए होंगे, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल के पास आते हैं, जो एग्जाम्पल के पास आते हैं, सुनो, टेक एन एग्जाम्पल। अब इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, उसकी बात करेंगे। सपोज दैट आई हैव अ कंपाउंड NaCl, सपोज दैट आई हैव अ कंपाउंड MgCl2, सपोज दैट आई हैव अ कंपाउंड AlCl3। अभी हम लोग ने बात की इसकी, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहां पे तीनों के तीनों में जो आपके अनायंस है वो सेम है, सेम अनायन ना। तो देखो यहां पे भी क्लोरीन है, यहां पे भी क्लोरीन है, यहां पे भी क्लोरीन है। बस दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि यहां पे एक क्लोरीन है, यहां पे 2 क्लोरीन है, यहां पे 3 क्लोरीन है। अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर यहाँ पे 3 क्लोरीन है बच्चों, ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ पाया ना तो नहीं समझ पाओगे, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, समझ रहे हो। केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्लोरीन 3 क्लोरीन है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपके एल्यूमिनियम ने दिया है, तो आपके एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आएगा, +3। दूसरे कलर से बनाते हैं, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आएगा, +3 चार्ज। अगर आप मैग्नीशियम को देखो, यहाँ पे MgCl2 को देखो, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। हमेशा मैंने आपको बताया कि 2 क्लोरीन है, मतलब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ने लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन ने लिया, तो मतलब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो Mg पे कितना चार्ज आएगा बच्चों, 2+ चार्ज आएगा। वहीं अगर आप NaCl को देखो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही Cl है, तो मतलब Na ने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा बच्चों, +1 चार्ज आएगा, ठीक है। हमेशा इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपका जो लैटिस एंथैल्पी है, इट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द कटायन, मतलब जो भी आपके कटायन का चार्ज है उस पे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपका लैटिस एंथैल्पी। अगर कंडीशन क्या थी, दिस इज द कंडीशन ना, अगर सेम एनायन प्रेजेंट होते, सेम एनायन प्रेजेंट है, तो किसकी एंथैल्पी ज्यादा रहेगी, जिसका चार्ज ज्यादा रहेगा। किसकी एंथैल्पी ज्यादा रहेगी, जिसका चार्ज ज्यादा रहेगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंथैल्पी, अगर चार्ज बढ़ेगा तो एंथैल्पी भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब किसकी एंथैल्पी ज्यादा है, इसकी एंथैल्पी ज्यादा है, और इन दोनों में इसकी एंथैल्पी ज्यादा है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, समझ में आई बात, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, समझ में आई बात, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है बच्चों मेरा LiF NaF और KF फ्लोराइड, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम फ्लोराइड, सही बात है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों के ही तीनों अंदर क्या है, सेम अनायन प्रेजेंट है। यहां पे भी आपका फ्लोरीन एज अ सेम अनायन है, तो भैया ठीक है, अनायन आपके सेम है। एक F है, यहां पे भी एक F है, यहां पे भी एक F है, यहां पे भी एक F है, मतलब इन पॉजिटिव चार्ज वालों ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो मतलब इसके ऊपर भी +1 चार्ज। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके ऊपर भी +1 चार्ज और इसके ऊपर भी +1 चार्ज। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले सिखाया, ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये पहले सिखाया कि जहां पे जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड प्रेजेंट है उतना ही चार्ज इसने डोनेट किया हुआ होगा। तो इस यहाँ पर एक फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 और 7 होता है ना, 2 और 7, तो मतलब ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एक ही प्रेजेंट है मतलब इसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया होगा, यहाँ पे भी एक ही प्रेजेंट है मतलब इसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया होगा, एक ही यहाँ पे प्रेजेंट है मतलब इसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया होगा। नाउ इन दिस कंडीशन, यहाँ पे तो हम लोग ने देख लिया था कि जहां पे लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा रहेगी, जिसका चार्ज ज्यादा रहेगा। यहाँ पे चार्ज भी सेम है और अनायन भी सेम है। अब यहाँ क्या करें, तो यहाँ पे आपका काम आता है बच्चों साइज ऑफ द एटम, ठीक है, यहाँ पे आपका काम आता है साइज ऑफ द एटम। योर लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम, ठीक है। आपका जो लैटिस एंथैल्पी है वो एटम के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एनर्जी क्या होगी, कम होगी।
अगर अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है तो साइज कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि सबसे छोटा साइज किसका है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं सबसे छोटा साइज किसका है, आपके लिथियम का, सही बात है। फिर Na उससे बड़ा और पोटेशियम उससे बड़ा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी रहेगी, लिथियम की, उसके बाद आपके Na की, और उसके बाद आपके पोटेशियम क्लोराइड की। समझ में आई बात? तो नोट डाउन करेंगे, तो नोट डाउन करेंगे बच्चों। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये चीज आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी, सही बात है, ठीक है। तो इसका जो अगला वाला पार्ट है दैट इज नथिंग बट अवर कोवेलेंट बॉन्ड, इस पार्ट को हम लोग शुरू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला लेक्चर कोई मिस नहीं करेगा, अगला लेक्चर भी सारे बच्चे देखेंगे, सही है, ठीक है। सो मिलता हूं बच्चों आप लोगों से अगले लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर आप लोग को, इस लेक्चर में आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो आई होप मजा आया होगा। कमेंट करके बताना जरूर से, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक फैला देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप